हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, और ये मेरा पार्ट 14 है। इसी तरह हम लोग कई प्रीवियस पार्ट बना चुके हैं, जिसमें कि हर एक पार्ट में मैंने 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। ओके, यानी कि मिट्टी। ओके, मिट्टी से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। मृदा मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है मृदा विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी है पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर डी है पोमोलॉजी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृदा विज्ञान। ठीक है, ओके, मृदा से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो मृदा विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। ओके, यहाँ पे आप इसे उपयुक्त कर दीजिएगा। ठीक है, उपयुक्त होती है यानी कि बेहतर होती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका इन 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। ठीक है, मूंगफली के लिए सबसे बेहतर होता है काली मिट्टी, उपयुक्त होती है, बेहतर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, यानी कि कब लगाई जाती है। ठीक है, तो खरीफ फसल जो लगाई जाती है ये जून से जुलाई माह के बीच में लगा दी जाती है, यानी बो दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए खरीफ फसल के अंतर्गत ये सारे के सारे फसल आते हैं, जैसे कि धान यानी कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, ये सभी के सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और भी फसल हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रबी फसल कब बोई जाती है। तो रबी फसल जो बोई जाती है ये बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है, यानी कि लगाई जाती है। ठीक है, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में लगा दी जाती है। देखिए रबी फसल के अंतर्गत आपका आ जाता है गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर यानी कि मसूर दाल, अलसी, मटर और सरसों तेल। ठीक है, यानी कि सरसों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसकी यूनिट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पार्सेक जो है जैसे प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होता है, मीटर दूरी की इकाई होता है, किलोमीटर दूरी की इकाई होता है, इसी तरह आप पार्सेक जो है ये भी एक दूरी की इकाई है। ठीक है, ये बहुत ही बड़े पैमाने पे ये मापने में यूज होता है, जैसे खगोलीय डिस्टेंस मापने के लिए यूज होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ल्यूमेन किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है। ठीक है, किसकी मात्रक है। तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, पास्कल। पास्कल इकाई है। पास्कल का जो सिंबल होता है पीए होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख लिया पीए। इस हो सकता है आपके एग्जाम में पीए का इकाई यूनिट पूछ लिया जाए, तो आप घबराओ नहीं कि पीए मतलब क्या होता है, तो पास्कल ही होता है। ठीक है, तो पीए यानी कि पास्कल का यूनिट क्या है, तो पास्कल की जो इकाई है ये दाब की इकाई है, यानी कि प्रेशर की इकाई है। ठीक है, पास्कल किसकी यूनिट है जी, तो दाब की यूनिट है, यानी कि प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, ओके, ये एक अदिश राशि है। ये जो है दाब जो है आपका कौन सी राशि है जी, एक अदिश राशि है, और इससे जो है हम न्यूटन प्रति मीटर भी हम इसे लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ओके, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी इसकी इकाई हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, यानी 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। ठीक है, कोशिका में हमारे सेल्स में 80% से भी ज़्यादा वाटर यानी कि जल उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत, उससे पावर कहाँ से मिलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति स्रोत यानी कि शक्ति सोर्स, पावर सोर्स कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है। ओके, गाय की बहुत सारी नस्ल होती है। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो नस्ल होती है साहिवाल। ओके, साहिवाल जो नस्ल है ये गाय की एक नस्ल है, जो कि अधिक मात्रा में ये दूध प्रदान करती है। ओके, दूध हमें ग्रहण करती है। ठीक है, ओके, दूध हमें देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है, यानी सबसे पहले इसका क्या कार्य होता है। ओके, आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, इनका क्या कार्य होता है, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करने का ये कार्य करता है। क्या करता है जी, तो प्रोटीन को ये संश्लेषित करने का कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण ये कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या होता है जी, तो ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया रिएक्शन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। ठीक है, नर और मादा युग्मक मतलब पेयर, जोड़ी। ओके, जोड़ी के संयोजन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहलाता है। ओके, नर और मादा युग्मक यानी कि पेयर के संयोजन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14,
रक्त प्लाज्मा की लगभग मात्रा होती है रक्त में, ओके, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है, तो 90% जल होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था 90% जो है रक्त में जो है 90% रक्त प्लाज्मा में जो होता है 90% जो है वाटर उपस्थित होता है, ठीक है। रक्त प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जल जो होता है किसकी मात्रा होता है, जल का होता है, जो कि 90% इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एनीमिया रोग आपने सुना होगा। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो एनीमिया रोग होने पर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की एक कमी हो जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का खून जो है लाल यानी कि रेड होता है। जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज़्यादा हमारे रक्त के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसी के कारण हमारा ब्लड जो है लाल होता है, ओके। जितना बेहतर रहेगा उतना ज़्यादा हमारा खून रेड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है? तो समतल दर्पण में बनता है, ठीक है। वास्तविक वस्तु को रियल ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी इमेज जो बनता है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर में बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो ये हमेशा उल्टा होती है। कैसी होती है जी? हमेशा उल्टा यानी अपोजिट बनती है, ठीक है। वास्तविक इमेज यानी कि रियल इमेज की नेचर कैसी होती है? हमेशा अपोजिट होती है यानी कि उल्टा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब सदा यानी कि हमेशा होता है। तो कैसा होता है? तो ये सीधा और आभासी, हमेशा स्ट्रेट यानी सीधा और इमेजिनरी होता है, हमेशा सीधा और इमेजिनरी होता है, ठीक है, ओके। यानी कि आभासी होता है, यानी काल्पनिक भी इसे कह सकते हो, ठीक है। सीधा और काल्पनिक भी कह सकते हैं, क्योंकि आभासी को हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको आभासी की जगह काल्पनिक भी दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं? तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? द्वारक कहते हैं, ठीक है, ओके। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। जैसे एक दर्पण यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है, ओके। तो इसका द्वारक यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा? देखिए रे, देखिए यहाँ से यहाँ तक रे आएगा, ओके। ये इसका द्वारक हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसका द्वारक हो गया, ठीक है। इसके बाहर से जितना भी आएगा क्या होगा? ये सारा का सारा चला जाएगा, ठीक है। इस पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ओके। लेकिन यही इसी के अंदर कोई रे आएगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका द्वारक हो गया, ठीक है। यही आपका द्वारक कहलाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किए जाते हैं? तो इसमें हमेशा कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। सोलर कुकर में कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? ओके, तो हीरे का अपवर्तनांक हमेशा 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है जी? 2.42 होता है, 2.42 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है एनर्जी का मात्रक है। किसका मात्रक है? एनर्जी यानी कि ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा, ठीक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत बल्ब का फिलामेंट को तंतु भी कहा जाता है, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पे दे दिया जाए विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, ठीक है, ओके। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बोलिए या फिर तंतु बोलिए, बात एक है, ठीक है। तो ये टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है जी? तो टंगस्टन धातु का विद्युत बल्ब का फिलामेंट यानी कि तंतु बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिरोधकता का मात्रक, ओके। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, ओके। प्रतिरोध का मात्रक, रेसिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, लेकिन रेसिस्टिविटी का मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ओके, यहाँ पे उत्पन्न इस तरह होता है सही मायने में, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, ओके। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति यानी यंत्र यानी कि मशीन को क्या कहते हैं? यानी जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे जी? जनित्र कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति मशीन क्या कहलाती है? तो जनित्र कहलाती है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे के रूप में कौन सा दर्पण का यूज करेगा या फिर कौन सा लेंस का यूज करेगा? तो ये हमेशा अवतल लेंस का यूज करेगा, निकट दृष्टि दोष, ओके। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में अवतल लेंस का यूज करेगा, ओके। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष वाला जो है उत्तल लेंस का यूज कर लेगा, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ओके। देखिए दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में कौन सा लेंस यूज करेगा? तो ये उत्तल लेंस यूज करेगा, ठीक है, ओके। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे के रूप में अवतल लेंस का यूज करेगा, लेकिन दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, ओके, ये हमेशा उत्तल लेंस का यूज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28,
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है जी? टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ओके, आप लोग जानते होंगे एक धारा होता है एसी और दूसरा डीसी। इसी को हम लोग डीसी को बोलते हैं, या डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा डीसी को बोलते हैं, और अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा हो गया अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो डायनेमो से जो उत्पन्न होती है ये इसमें डीसी धारा उत्पन्न होती है, यानी कि दिष्ट धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, दिष्ट धारा डायनेमो से उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो किया था फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ओके, सो आज की इस वीडियो में हमने जनरल साइंस से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर किए हैं, जो कि आपके सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट होने वाला था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।